उत्तरकाशी से आ रही है। चीड़वासा के पास पुल टूटने से फंसे कांवड़िए, गौमुख पैदल मार्ग पर है चीड़वासा। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान, 8 लोगों को फिलहाल निकाला गया है सुरक्षित, बाकी का रेस्क्यू अभियान जारी है। तो चीड़वासा के पास पुल टूटने से यात्री फंस गए हैं और फिलहाल जो है ये तस्वीरों में आप देखिए, यात्रियों को एसडीआरएफ की जो फोर्स है वो सुरक्षित बाहर निकालते हुए। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है, जिस वजह से यात्री फंसे हुए हैं। चीड़वासा के पास पुल टूटने से यात्री फंसे हुए हैं। गौमुख पैदल मार्ग पर है चीड़वासा। ये चीड़वासा है, ये गौमुख पैदल मार्ग पर पड़ता है। एसडीआरएफ के रेस्क्यू अभियान के तहत जो है सभी को, कुल 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नदी का वेग है और ऐसे में कोई यात्री बह ना जाए, इन तमाम चीज़ों को सुरक्षा के तहत, सुरक्षा के दृष्टिगत जो है एसडीआरएफ ने कमान संभाली और 8 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये चीड़वासा जो है गौमुख पैदल मार्ग पर पड़ता है, ये यात्री कैसे फंस गए थे और अचानक इतनी तेज बहाव नदी का देखने को मिल रहा है? ये कौन सी नदी है और फिलहाल क्या स्थिति है? जी रोहित, आपको बता दूं कि ये जो यात्री है, कल ये लोग जो है गौमुख के लिए उत्तरकाशी से, वहाँ से गंगोत्री से गए थे, लेकिन जो है कल भारी बारिश होने के कारण से जो पैदल पुलिया चीड़वासा से थोड़ा आगे, वो पैदल पुलिया जो है बह गई थी, जिसमें जो है 2 यात्री जो है उसमें जो है बह गए, जिनका अब तक पता नहीं लग पाया और लगभग 35 लोग वहाँ पे फंसे हुए, जिनको निकालने के लिए जो है एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस प्लस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे प्रयासरत है। जी दीपक, ये जो यात्री है क्या ट्रैकिंग करने आए थे या क्या घूमने आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? जी बिल्कुल, गंगोत्री धाम से ये लोग जो है केदारनाथ, जो अपना गौमुख ट्रैक है, वहाँ पे जो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से जो है गौमुख से जो है जल भर के भी लाते हैं और कुछ लोग जो वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये लोग हैं, कुछ जो है कुछ लोग दिल्ली के हैं और कुछ जो हरियाणा साइड के जो लोग बताए जा रहे हैं, और ये लोग जो है कल गंगोत्री से निकले थे और वापसी के टाइम पे जो वापस आ रहे थे, तो उस टाइम जो है वहाँ पे जो पैदल पुलिया है, भारी बारिश के कारण जो पुलिया बह गई थी, वहाँ पे जो गंगा की सहायक नदी है वो वहाँ पे उफान पे आ गई थी। और जो पैदल वहाँ पे छोटे छोटे पुल बने होते हैं, लकड़ी के पुल होते हैं, जो फॉरेस्ट द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ये जो क्षेत्र आता है उसमें आता है, वहाँ पे परमानेंट निर्माण कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो पुल बने होते हैं लकड़ियों के ही पुल बने होते हैं, लेकिन वो पुल जो है कल बह गया था और उसमें जो 2 यात्री उस समय जो है उस पुल के ऊपर थे, तो वो जो है बह गए, जिनके लिए जो है तलाशी अभियान चल रहा है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो 35 लोग जो है कल फंसे हुए थे और उनमें जो 35 के 35 जो लोग हैं जो वो जो है सुरक्षित बताए जा रहे थे, और जो 2 यात्री हैं उनका अब तक जो है कोई पता नहीं चल पाएगी वो क्या है। जी दीपक, मौसम काफ़ी ख़राब है, आज और कल के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के पूर्वानुमान में। तो फिलहाल प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही कि फिलहाल जो यात्री हैं वो ऐसे क्षेत्रों में आने से बचें जहां पर इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं बहने की या फिर डूबने की? जी बिल्कुल रोहित, तो आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी जनपद की, तो उत्तरकाशी जनपद में अगर हल्की सी भी बादल लगते हैं तो यहाँ पे जो है सीधी सीधी जो है बारिश शुरू हो जाती है, और अगर थोड़ी ज्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे जो बर्फबारी शुरू हो जाती है, इतना वहाँ पे जो है जो तापमान होता है लगभग जो है माइनस में ही चला जाता है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जो है कल जो यात्री हैं, जो बाकी लोग थे, उनको जो है सुरक्षित स्थान पर जो रोकने की सलाह दी गई थी, और उसके बाद जो फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने के लिए जो अभियान कल से ही चालू कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो 2 लोग जो बह गए उनका अब तक कोई पता नहीं कि वो मतलब नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बाकी जो 35 लोग वहाँ पे जो है वो जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और उनको निकालने के लिए जो है एसडीआरएफ, उत्तरकाशी पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं। लेकिन जिनके जो वहाँ पे परमिट बने थे उनको जो है गंगोत्री में ही रोक दिया गया, उन्हें आगे जाने की जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। दीपक, जो 2 लोग बहे हैं क्या इन्हीं के साथी थे जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं?
जी बिल्कुल, ये लोग जो है जो अलग-अलग प्रदेशों से थे, लेकिन गंगोत्री से लगभग ये लोग जो है कि जब ट्रैक है तो ट्रैक में जो है सब मिलते रहते हैं। लेकिन जो जो 2 लोग बहे हैं उनके साथ का जो एक जो व्यक्ति है वो सकुशल जो है कल वहाँ से निकल गया था और उसी ने ये जानकारी दी थी कि वहाँ जो है 2 लोग जो है उसके साथ के बह गए हैं और ये लोग जो है दिल्ली के बताए जा रहे हैं, दोनों जो बहे हैं। जी। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी आज चमोली पहुंचे, जहां गौचर और कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार करना था। अजय टम्टा और अनिल बलूनी ने स्थानीय जनता से मिलकर राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। साथ ही बीजेपी के विकास कार्यों और योजनाओं को जनता के सामने रखा। जानकारी के मुताबिक मंत्री अजय टम्टा और सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक भी ली, जिसमें आगामी उपचुनाव की रणनीति और प्रचार अभियान पर चर्चा की है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना जब से धरातल पर उतरी है तब से ही लगातार विवादों के घेरे में है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का लगातार समय अवधि बढ़ाई भी जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से कार्यों में सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की सड़कों को जगह जगह खोद दिया गया, लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहली बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अंधाधुंध काम किया गया, जिसका देहरादून वासियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला। देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम से जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसके अंतर्गत यहाँ पर काम शुरू हुए, अगर आप पिछले 5 वर्षों में जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई और तब से लेकर के अब तक इसके कार्यकाल बढ़ाने से लेकर के इसमें किए गए काम, मतलब आपने स्मार्ट काम किया कौन सा? जो जेएनएनआरएम और एशिया वर्ल्ड बैंक की और तमाम बड़ी बड़ी वित्तीय सहायता लेकर के पूरे शहर के अंदर इतनी बड़ी सीवर लाइन खोदी गई, वो कमीशन ही नहीं हो पाई। उसके बाद आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर विद्युतीकरण भूमिगत करने के, शहर के अंदर जो सड़कों के निर्माण करने के। 22 जुलाई से सावन का पर्व पावन महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए आपातकालीन सेवा के अंतर्गत फायर ब्रिगेड टीम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश बस अड्डे पर एक यूनिट तैनात है जो 24 घंटे अपनी सेवा दे रही है। उन्होंने बताया कि 3 यूनिट नटराज चौक, आईडीपीएल और थाना रायवाला में तैनात रहेगी। एक बात है, इसमें हमारी जो है एक यूनिट तैनात है ऋषिकेश बस अड्डे पर, जो वो 24/7 वहीं चल रही है। और कांवड़ यात्रा की बात है तो इसमें हमारे 3 यूनिटें जो है उस चार धाम के अतिरिक्त 3 यूनिटें रहती हैं। एक नटराज चौक पर रहती है हमारी ऋषिकेश में, दूसरी जो है आईडीपीएल में, और तीसरी थाना रायवाला पर जो है। ये हमारी तैयारियां हैं इसके दृष्टिगत। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है गाड़ियों में या कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी यूनिट दोनों काम करती है, अग्निशमन और रेस्क्यू का कार्य दोनों करती है। तो इस तरह से हम कांवड़ यात्रा के लिए भी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला लगभग 4 दिन से कुमाऊं भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ों में आपदा से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसी के चलते विनय रोहिला आज काशीपुर में स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्होंने आपदा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर में आ रही समस्याओं के बारे में विनय रोहिला को अवगत कराया। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून सत्र से पहले और मानसून सत्र के बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं, अधिकारी उनका तुरंत निस्तारण करें और संज्ञान लें।
जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे का जो नगरीय प्रशासन है, नगर आयुक्त है, एसडीएम है, संबंधित पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन सभी विभागों की एक बैठक रखी है। इस बैठक के अंतर्गत जो मुख्य समस्या है, जैसे ढेला नदी पे जो है प्रॉब्लम थी, उसकी चर्चा हुई है, भल्ला नदी पे हुई है, और जो अपना गैबिया नाला है उसकी बातें पे चर्चा हुई है। इसी प्रकार नदी नालों पे जहाँ पे भराव हो रहा है उनको खोलने के लिए बहुत जगह ऐसा है कि जैसे पुल के नीचे गड्ढा हो गया, उस गड्ढे का भराव के कारण बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, कुछ सड़कें चौक हैं, उन सभी चीज़ों में सुझाव आए हैं और सभी अधिकारी उन सुझावों के अनुरूप अपनी राय मशवरा करके और विषय को निस्तारण कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश के चलते आम जन को सतर्क रहने की जरूरत है। दो दिन मैं कहूँगा और भी जो है, जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है। नैनीताल में मौसम पल पल में रंग बदलता नजर आ रहा है। रेड अलर्ट होने के बाद भी नैनीताल में चटक धूप खिली हुई है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया और सुंदरता का दीदार किया। पर्यटक भारी संख्या में पर्यटक स्थलों में घूमते हुए नजर आए और कुछ ने बोटिंग का आनंद भी लिया। तो मैंने इनको बोला कि आप आ जाइए, हो सकता है कि धूप निकल आए, और बड़ा अच्छा हो गया वेदर। जो मुझसे पहले भी बात कर रही थी मेरी भतीजी, तो इनको भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी। मैं जाने वाली थी वापस प्लेन्स में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी रुकूं यहाँ अपने घर पे। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा था कि अंदर बंद है, बारिश हो रही है और मतलब घूमने नहीं जा पा रहे थे कहीं, और सामान लेना है ये सब। तो आज बड़ा अच्छा लगा। सर मैं राजस्थान से आया हूँ, उदयपुर राजस्थान से। और जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा, और बहुत कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश भी आई थी। और जबकि आज देखें तो मौसम अच्छा मौसम है, घूमने लायक। हम घूमने आए हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा वेदर है। तो हम लोग उस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी टाइम से भीमताल में थे, यहाँ आए हैं तो हमको था रश होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है मौसम। और कह रहे थे बारिश वगैरह का, लेकिन अच्छा हो गया उससे मौसम। बोटिंग वगैरह करी, मज़ा आएगा। एंजॉय किया है, एंजॉय करा है काफ़ी, मगर फिर भी वेदर अच्छा है, इतनी बारिश नहीं हुई। चंपावत जिले में गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर चंपावत एनएच शुक्रवार को स्वाला के पास भारी मलबा आने के कारण बंद हो गया, जिस कारण कई वाहन और यात्री रास्ते में ही फंस गए। वहीं प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया और लोहाघाट से ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए वाया देवीधुरा हल्द्वानी को भेजा जा रहा है। एनएच बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज की अधिकतर बसों का संचालन नहीं हो पाया है और सड़क खुलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंसे हुए हैं। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में डीएम ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं। के सोनलाल से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम जरूरी नहीं है तो ये यात्रा न करें। उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। उच्चतः ने निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ
बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में। यदि जिनको जरूरी जाना है तो वो बायां देवी दुर्गाते जाएँ। कर रही हैं सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं। जो इनके स्टेशन हैं जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी हो गई है। रामनगर में बिजली कटौती से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए चिल्किया में 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया, जिससे टांडा, चिल्किया, बसई, नंदपुर, गुमानपुर, उदयपुर, चोपड़ा, पार्वती कुंज समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि चिल्किया पावर हाउस में बिजली ओवरलोड होने के कारण बिजली व्यवस्था सुचारू करना संभवतः नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कुछ समय के लिए बिजली कटौती की गई है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद उच्च अधिकारियों समेत रामनगर विधायक सीएम धामी के दिशा निर्देश पर चिल्किया में 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और वहाँ से भी बहुत कम शिकायतें मिली या कभी कभार ही व्यवधान हुआ। मेन टाउन जो सब डिवीजन है यहाँ पर भी रामनगर जो घास मंडी और मालधन बिजली घर है वहाँ पर औसतन हमारी अब सप्लाई सही रही। कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत यहाँ घास मंडी में हुई, जिसको कि तत्परता के साथ हमारे स्टाफ द्वारा उस पर नियंत्रण करके नहीं और सुचारू विद्युत आपूर्ति की गई। कुछ समस्याएं जो हैं चिल्किया अनुभाग में हुई। चिल्किया में काफ़ी ओवरलोड हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ने के कारण से वहाँ पर जो है विद्युत आपूर्ति निर्बाध सुचारू करना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसको कि थोड़ा रोस्टिंग करनी पड़ रही थी। कुछ कटौती करके लिए जो अपने विद्युत भार को व्यवस्थित करते हुए हम चलाने का प्रयास किए और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। लेकिन 2-3 दिन ऐसा हुआ कि जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट आया, एक बार पैनल में एक बार केबल जला था, तो वो 2-3 दिन काफ़ी हम लोगों को नहीं मतलब काफ़ी प्रेशर में रहे और काफ़ी लोगों का आक्रोश भी सामना मतलब हमें झेलना पड़ा। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कई विभागों ने अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक को चुना गया, जिसमें विकास कार्य तेजी से किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्यों को फोकस किया जाएगा और इसकी समीक्षा हर महीने जिला अधिकारी की तरफ से की जाएगी। आज संपूर्णता अभियान के तहत अपने मोदी जी की जो योजना है और जिस उद्देश्य से उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक चुना है, एक ही उद्देश्य है कि जितनी योजनाएं बनने को तो बन जाती हैं, लेकिन कई बार वो कागजों में रह जाती हैं, धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन मोदी जी ने प्रत्येक योजना को धरातल पर पहुंचाया जाए और उससे ANM, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई महिलाओं को, अधिकारियों को, सबको इसे निमित्त जोड़ा है ताकि जिन योजनाओं को हमने जनता के लिए बनाया है, क्या उसका लाभ धरातल पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस नाते आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर की आज बैठक हुई है, बहुत सफल बैठक हुई है। आकांक्षी ब्लॉक जो की संकल्पना जो है वो आकांक्षी जनपद की संकल्पना के बाद ही जो है वो आई है और भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले साल जो है ABP डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में 500 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, जिसमें हमारे जो विकासखंड गदरपुर का भी चयन इसमें किया गया है। और उसमें जो है कुछ 6 हमारे इंडिकेटर हैं जिनमें जो है पिछड़ा है हमारा ब्लॉक, इसीलिए जो है उनको सुधारने के लिए और 100% उसमें जो है हमारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जो है हमारे लोगों को मिल सके, उसके लिए जो है इसका जो है चयन किया गया है, जिसमें हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है और उसके अलावा हमारा न्यूट्रिशन है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह के लिए भी जो है इसमें बात की गई है।